So hi, hello student, how are you? I hope you all will be good. Okay, myself Vishal and I am going to teach you physics. So today's topic is vector form of Coulomb's law and forces of multiple charges. Okay, so तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो चार्ज के बारे में स्टडी की थी कि चार्ज हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। उसके बाद हमने देखा कि कूलॉम्स लॉ क्या था। उसके बाद हमने देखा कि जो कूलॉम्स ने क्या बताया था कि दो चार्ज पार्टिकल में क्या होते हैं, एक फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स की उन्होंने फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जो था आपने देखा था कि कूलॉम्स ने क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ उन्होंने बोला था कि इफ़ देयर इज़ टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल separated by a small distance r where r is the center distance, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स की जो फॉर्मूला था, वो फोर्स का जो फॉर्मूला था आपका ये था k mod q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। ये था, हमने इसको पढ़ा अब तक, ठीक है। कि ये चार्ज, किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स की वैल्यू है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले के साथ फाइंड किएंगे। जहाँ पे ये जो k थी वो क्या था आपका, k था आपका ये कूलॉम्स कांस्टेंट, इसको बोला हमने कूलॉम्स कांस्टेंट हमने बोला इसको, ठीक है। जो किस पर डिपेंड करता है, तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है। सो फॉर फ्री स्पेस, ये जो k की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस से होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स स्क्वायर, ठीक है। इसके अगर k की अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हो। डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये होती है k की डायमेंशन कैसे होगी। तो यहाँ देख रहे हो ना न्यूटन, न्यूटन क्या होता है ml t-2, ठीक। यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स की L2, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कूलम्स की। तो हमने यहाँ पे देखा कूलम्स मतलब कूलम्स किसका यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, ठीक है। हमने देखा है ना कि चार्ज की जो यूनिट होती है दैट मीन्स कि चार्ज आया कहाँ से, तो यहाँ पे एक टर्म आता है ना, हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन द या फ्लो रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये करंट था, दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या होगा, तो I इंटू टी होगा, टी वेयर टी इज द टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट मीन्स कि Q इज इक्वल्स टू दैट चार्ज की, दैट मीन्स कि ये क्या था कूलम था ना, इसकी डायमेंशन लिखें हम, दैट मीन्स कि यहाँ से देखें तो ये लिख सकते हो क्या I किस में एम्पियर, ठीक है, और ये किस में टी, क्लियर हुआ, ठीक। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे कहाँ रख सकते हैं इसको हम, आई थिंक हम इसको यहाँ इसको हमने देखा यहाँ पे ना कूलम क्या, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको, दैट मीन्स कि यहाँ पे रखें हम तो ये A2 और ये क्या T2, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट, अब इसको हम और इसको कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे इसको अरेंज करें तो K की जो डायमेंशन आएगी, जो K इज इक्वल्स टू, तो M उसके बाद क्या बचा आपका L और L, ये L2 और ये क्या होगा L3 और ये T, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा T-4 और ये क्या होगा आपका A-2। तो ये क्या होगी इसकी डायमेंशन, किसकी होगी, K की डायमेंशन होगी। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या था, तो ये परमिटिविटी थी, ठीक है। तो इतना हमने देखा कूलम्स लॉ के बारे में। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं कि कूलम्स लॉ के बेस, जो कूलम्स लॉ पे क्या है बेस्ड है। हाँ, सो न्यूमेरिकल है आपका ये कि द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन एटम के, मतलब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये जो है दो पार्टिकल, इनकी जो बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, इसने बोला
ये है जो आपका 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, क्या जो इनकी बीच की जो सेपरेशन है दैट मीन्स जो आर है, जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो कितनी है, ये है। और इसने पूछा ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, एंड पूछ ये रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि ये देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनके पास जाहिर सी बात है मास होता है और क्या होता है, चार्ज होता है। मतलब इनके पास दोनों प्रॉपर्टी है, मास के साथ साथ क्या है, चार्ज भी है इसके पास। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हम जानते हैं ना, जैसे मान लिया इसको हमने मान लिया Q1, इसको हमने मान लिया Q2। ठीक है, Q2 मान लिया इसको, तो Q1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, हम बात करें प्रोटॉन की, तो इसको हमने मान लिया Q2। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है एज ऑफ इलेक्ट्रॉन -90 कूलम। ठीक, क्लियर हुआ कुछ। अब हम बात करते हैं इसमें, इसने क्या पूछा था, पहला जो टर्म में पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पूछ रहा है पहला कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बताना है। तो हमने देखा ना अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, किसने बोला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मान लिया इसको Fe K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, वेयर K इज क्या था, ये कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी थी फॉर फ्री स्पेस के लिए 9 न्यूटन मीटर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे दैट मीन्स कि K 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये Q1 कितना, दैट मीन्स की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों चार्ज क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि Q1 Q2 क्या है, बराबर है। दैट मीन्स कि Q1 एंड Q2 क्या है, बराबर। तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर हो सकता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नीचे क्या होगी, सेपरेशन। दैट सेपरेशन कितनी है आपकी, तो 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतना दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, आई थिंक इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वो होगी Fe इक्वल्स टू 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो हमने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रही है कितनी सेपरेशन पे, 5.3 इंटू 10⁻�11 मीटर पे, वो कितनी हो रही है, कितनी न्यूटन होगी। एक हमारा क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया। दूसरा इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, Fg जो होता है आपका Gm1 m2 अपॉन R²। सो अगर हम बात करें m1 की, तो यहाँ पे m1 क्या कहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m1 क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने देखा ना इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, प्रोटॉन के पास क्या होता है, मास भी होता है, एज वेल एज चार्ज भी। तो दोनों प्रॉपर्टी उसके पास होती है, मास के साथ साथ चार्ज भी होता है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे होता है आई थिंक 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इतना होता है इलेक्ट्रॉन के पास मास। ठीक है, प्रोटॉन की बात करूँ दैट मीन्स की m2 की बात करूँ, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन। तो ये कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ। यहाँ पे हमने ये चीज देखा -8 न्यूटन आ गया आपका। यहाँ पे देखते हैं अब इसकी वैल्यू इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, और जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये होती है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, दैट मीन्स कि Fg इज इक्वल्स टू, जी कितना है आपका 6 इंटू 6 7 10⁻
-11 न्यूटन मीटर और इनटू मास कितना है आपका, तो यहाँ पे होगा 9.1 10 पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -27 ठीक है। ऊपर हो गया हमारा, नीचे क्या होगा हमारा, नीचे से हमारी सेपरेशन दैट मीन्स कि आर कितना दे रखा है आपको, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये कहाँ गया, हाँ डिस्टेंस है आपकी 5.3 इंटू 10 पावर -11, तो 5.3 इंटू 10 पावर -11 मीटर का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 3.6 इंटू 10 पावर -47 न्यूटन। सो हमने यहाँ से देखा कि दो वैल्यू हमें मिल गई। एक तो देखा हमने इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से, और एक हमने देखा यहाँ से ग्रेविटेशनल वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू तो हमने, दोनों आंसर तो मिल गए। पूछ क्या है लास्ट में, क्या इसने पूछा था, लास्ट ने पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज एंड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसको मान लिया यहाँ पे, इसको हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स कि एफ ई अपॉन दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू, इसको हमने यहाँ पे दिया 8.2 इंटू 10 पावर -8 न्यूटन, यहाँ पे कितना है आपका 3.6 इंटू 10 पावर -47 न्यूटन। ठीक है, इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आई, 2.2 इंटू 10 पावर 39 दैट मीन्स कि एफ ई इज इक्वल्स टू दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 पावर 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई थिंक हमने एक जो पॉइंट लिखवाया था कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि एफ ई और एफ जी के बीच में क्या रिलेशन मिल गया। दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली हमने बोला था ना कि 10 अबाउट कितना 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका। समझ में आया कुछ, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। तो हमने देखा ये कूलॉम्स के छोटे से न्यूमेरिकल्स को देखा हमने, और हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी किया। अब हम बात करते ये हैं कि कूलॉम्स लॉ में उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में स्टडी करता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम फोर्स की जब बात करते हैं तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, आप सब जानते हो कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है कि सर इसका जो फोर्स की क्या होगी, इसके पास मतलब कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। और ये वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। दैट मीन्स कि बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम या अक्सर पूछ देता है कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताइए, 1 या 2 मार्क्स में पूछ देगा आपको। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि दो हमने देखा था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच में फोर्स लगती है। तो हमने देखा था कि अगर लाइक चार्ज होते हैं तो क्या होता है, वो रिपेल होता है, अगर अनलाइक चार्ज हैं तो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हमने देखा कि एक फोर्स इनवर्ड था और एक फोर्स आउटवर्ड जैसे दिख रहा था। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज करिए कि दो हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं, कितने क्या है, 2 हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक, एक हमने मान लिया Q1 है, ठीक है, और एक हमने मान लिया यहाँ पे Q2 है। ठीक, Q2 है, ठीक है। इनकी जो पोजीशन है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, हमने आई थिंक वेक्टर के केस में हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन रेफरेंस पॉइंट, सब ये चीज़ हमने पढ़ रखा है। नहीं भी है तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे सपोज करिए कि जो 2 पॉइंट्स है या 2 पॉइंट चार्ज हैं आपके, एक है आपका Q1 है और एक आपका है Q2 है। ठीक है, देखिए, और हमने देखा कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, किसी एक रेफरेंस से इसकी जो पोजीशन है,
Q1 की इसकी जो पोजीशन कितनी है, यहाँ से हमारी इसको रेफरेंस मान लिया O, ठीक है। Q1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको हमने मान लिया R1। दैट मीन्स कि अब पोजीशन क्या है कि R1 वेक्टर, द वेक्टर R1 दिख रहा है। R1 क्यों लिखा हमने कि जो इसकी डायरेक्शन किधर है, ये सर है, ये हमारी क्या है टेल, ये क्या हमारी हेड है। दूसरे पार्टिकल की हम देखें तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ से हमने ये देखा यहाँ पे ये, ठीक है। इसका अपने पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा R2 है, ठीक है, R2 है। अब यहाँ पे देखा कि ये दोनों R1 एंड R2 पोजीशन पे हैं, द वेक्टर R1 एंड R2। अब ये क्या शो कर रहा है इनकी कि इस रेफरेंस से किस डायरेक्शन में है और ये इस रेफरेंस से किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम बात करें दैट मीन्स कि कूलॉम्स लॉ में हमने ये देखा कि दोनों पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो दोनों अगर मान लिया कि ये जो अज्यूम करो यहाँ पे सपोज करते हैं कि दोनों क्या हैं Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव चार्ज, क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। जब पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो जाहिर सी बात है कि Q1 क्या करेगा Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 क्या करेगा Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो अगर बात करूँ कि Q1 पे जो Q2 के थ्रू फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, तो जाहिर सी बात है अगर बात करें हम कि फोर्स ऑन वन किस पे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किधर होगा, तो ये इधर ही इसको पुश करेगा ना, क्यों ये आपस में तो नहीं, क्योंकि क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो ये क्या करेगा इधर इसको फोर्स लगेगा F, दैट मीन्स की फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। हम बात करें इसकी दैट मीन्स Q2 पे Q1 के थ्रू फोर्स कितनी किधर होगी, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस साइड में होगी, ठीक है। अब दो चार्ज पार्टिकल हैं, इस फोर्स के वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इनकी पोजीशन आपको दे रखी है, इनकी पोजीशन R1 एंड R2 आपको दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि किसकी बात करें हम, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करें, तो कहाँ से Q1 से Q2 की बात करें, तो ये भी एक क्या होगी, ये भी एक वेक्टर होगा, हो कि नहीं होगा, इनकी जो पोजीशन होती है क्या होगी, वो भी क्या होगी एक वेक्टर होगी। अब इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें, दैट मीन्स कि उनकी जो बीच की जो सेंट्रल सेपरेशन है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको R1 एंड R2 पता है। तो हमने क्लास 11th में वेक्टर में पढ़ रखा था कि वेक्टर को जोड़ना, दैट मीन्स कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का हेड, ठीक है ना, और यहाँ पे देखा यहाँ जो वेक्टर है दैट मीन्स किधर से किधर तक, किधर 1 से 2 की तरफ, दैट मीन्स कि ये क्या होगी हमारी 1 से 2 मतलब क्या होगी फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल तक कर सकते हो उसको कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1, इनकी बीच की क्या मिल गई, दैट मीन्स कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मिल गई, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल गया। लेकिन हम बात ये करें या ऐसे ना करके अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दैट मीन्स कि ये फर्स्ट वेक्टर मान लिया, इसको हमने, इसको बस समझने के लिए कह रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट का जो हेड है सेकेंड के टेल से जुड़ा हुआ है, सेकेंड के टेल से जुड़ा हुआ, और जो सेकेंड का हेड है एक तीसरे वेक्टर, दैट मीन्स कि उसके यहाँ फर्स्ट का टेल और दूसरे के हेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें, इसको हमने नाम दिया O, इसको नाम देते हैं यहाँ पे A और इसको हमने नाम दे दिया B। तो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB की बात करें तो वेक्टर R1 और ये क्या, यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया मान लो, हाँ इसको नाम देंगे क्या, अभी इसको देखते हैं, इसको हम नाम दे दिया हमने R21, क्यों जा रहे थे आर मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल है ना, इसको हमने नाम दे दिया इतना, ठीक है। या इसको फिलहाल इसे छोड़ देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने R दे दिया, ठीक, वेक्टर R दे दिया। तो R1 प्लस फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट, ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट था ना R2। सो पूछेगा ना आपसे दैट मीन्स कि R की वैल्यू कितनी होगी, तो R की वैल्यू के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, R इज इक्वल्स टू क्या है R2 दैट मीन्स कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिखोगे इसको दैट मीन्स कि R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1।
तो ये हमें मिल गई वेक्टर फॉर्म मिल गई किसकी, पोजीशन वेक्टर किसके, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है। तो यहां से हम बात करें सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल बिटवीन Q1 एंड Q2 कितना मिला आपको, तो कितना से R21 इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस वेक्टर R1। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था हमारा पॉजिटिव, जब हमने क्या मान लिया, तो पॉजिटिव मान लिया। सपोज करिए कि हमने इस चार्ज को क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। जैसे मान लो कि Q1 क्या आपका, Q1 आपका पॉजिटिव और Q2 हमने मान लिया यहाँ पे ये है आपका नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अनलाइक चार्ज हैं। जब अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, वापस में अट्रैक्ट होना चाहेंगे, खींचना चाहेंगे एक दूसरे को। मतलब ये क्या करेगा, इसको इधर खींचना चाहेगा, ये इसको इधर खींचना चाहेगा। तो ये कहाँ जाना चाहेगा, ये तो जाना चाहेगा इसकी तरफ, ठीक है। और ये किधर जाना चाहेगा, इसकी तरफ जाना चाहेगा, ठीक है ना। और ये जो बीच की जो सेपरेशन हमने मान ली इसको क्या, तो जैसे हमने इसको यहाँ पर मानता है, इसको इस तरह भी मान लेते हैं यहाँ पे, तो R21 या R12, ठीक है। और जो फोर्स होगी दैट मीन्स की फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर होगी, इस डायरेक्शन होगी। मतलब फोर्स ऑन 1 किसके थ्रू, इसके थ्रू जो फोर्स होगी किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की डायरेक्शन किधर, इस साइड में। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर, इस तरह, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है क्या, इसको लिखते हैं कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे F12 की बात करें, इसको पढ़ने हम वेक्टर, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरीके से इसको बोलते हैं हम। इतना है समझ में, ठीक है। अब हमने देखा कि किसी भी, देखो अब पूछेगा ना कि बताओ कि ये F12 कैसे डिनोट करोगे, अब F12 की वैल्यू कैसे बताओगे। तो हमने कूलॉम्स लॉ में देखा था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K मॉड Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब पूछेगा ना कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म बताओ, वेक्टर फॉर्म। तो हमने देखा था ना कि किसी वेक्टर का अगर हम क्या करें, उसके साथ यूनिट वेक्टर ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाती है ना। तो यहाँ पे अगर मान ले हम, जैसे मान लो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जैसे मान लो हम R21 का यूनिट वेक्टर लिखते हैं, R21 दैट मीन्स की फाइनल से इनिशियल, ये पोजीशन की बात करें हम, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे, R21 डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर R21। ये यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका था, इसमें कोई भी डाउट है? ये थोड़ी सी वेक्टर की कहानी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो फोर्स की जब बात करेगा दैट मीन्स कि अब यहाँ पे देखो फोर्स की जब बात करें, यहाँ पे इस F21 की बात कर रहा है, F12 की बात करेगा, ठीक है। पूछेगा तो आप कैसे बताओगे इसको, जैसे पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो आप बता दो कि सर ये फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। पूछेगा डायरेक्शन किधर होगी, तो होगी ना कन्फ्यूजन। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखते हैं पहले F12 या F21। अब एक तरह से देखते हैं हम वेक्टर के टर्म में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इसको, F12 इज इक्वल्स टू वेक्टर माइनस F21। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम देख सकते हैं ना कि दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स कि F21 मॉड F21 इज इक्वल्स टू मॉड, ये लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर के टर्म में क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, कितना समझ में आ गया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे F21 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन, अब पोजीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो किधर पूछ रहा है, किस फोर्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि 2 से 1 की बात कर रहा है। 2 मतलब वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ पे क्या लिखोगे, R2 माइनस R1 लिखोगे क्या, लिखोगे। तो क्या ये वेक्टर फॉर्म है,
क्या वेक्टर फॉर्म है? नहीं है। हम यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कि R2, या इसको लिखें ऐसे हम R21, ये वेक्टर, अब है कि नहीं है? अब ये वेक्टर फॉर्म है। इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अब पूछोगे सर ये कैसे आया? तो हमने देखा था ना कि यहाँ पे देखो, और हम इसकी बात करें वेक्टर फॉर्म, ये वाली इस वाली बात, इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं कैसे? R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड R21 यूनिट वेक्टर R21, ये आया था। ये क्लास 11th की चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। नहीं आएगा तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये एक वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। इसको और हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम? तो इसको और लिख सकते हैं क्या? और लिख सकते हैं इसको, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ये लिखें चाहिए, लिखें, बात बराबर है ना, कोई दिक्कत इसमें? F21 इज इक्वल्स टू K mod Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 वेक्टर R21 इंटू स्क्वायर इंटू, इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या? यहाँ से देख, इसको इसके साथ कर सकते हैं यहाँ पे, तो R21 वेक्टर अपॉन R21 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा हमने, दैट मीन्स कि K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 Q, ये इसका पावर जुड़ेगा, क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे इसको क्या बन गया हमारा? ये वेक्टर फॉर्म, दैट मीन्स कि F21 और ये हमारा बन गया वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे अगर बात करें, दैट मीन्स कि सिमिलरली F12, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, सिर्फ क्या चेंज है? इसकी डायरेक्शन चेंज है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसको? K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे R21 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? R12, दैट मीन्स कि वेक्टर, अब बात इसकी कर रहे हैं ना, किसकी? इस तरफ से बात करें, तो इस तरफ से मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ की बात करें ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? फाइनल। उसके बाद ये क्या होगा? इसके लिए इनिशियल होगा। इसकी इस फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? ये फाइनल। ये क्या होगा? इसका इनिशियल होगा। आया समझ में इसका मतलब कुछ? ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्यूब इनटू R12 वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्लियर हुआ? ओके, सो नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं, दैट मीन्स की फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस, दैट मीन्स की फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। हमने अब तक ये देखा था कि कूलॉम्स के अकॉर्डिंग कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स की स्टडी कर ली थी। सपोज करिए कि जहाँ कई सारे चार्ज पार्टिकल आ जाएं, दैट मीन्स कि मोर देन 2 चार्जेस, तो वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स की वैल्यू होगी हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इसने, देखा है कि द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual charge, the individual force or unaffected due to the presence of other charge. कहने का मतलब ये है कि देखो जितने भी चार्जेस होंगे, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ड्यू टू द चार्जेस। जो बाकी चार्जेस के साथ जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा कि जो उनके बीच का, दैट मीन्स कि किसी भी 2 पार्टिकल्स या किसी भी 2 चार्ज के बीच का जो फोर्स था वो बाकी चार्जेस के आने से किसी 2 चार्जेस के बीच के फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, फर्क किसका पड़ा कि उस पर चार्ज की वैल्यू अलग, मतलब सॉरी फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? अलग हो गई, लेकिन उसके खुद के फोर्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। देखिए तो सपोज करते हैं यहाँ पे कि मोर देन 2 चार्जेस, सपोज करते हैं यहाँ से फिर से हमें कार्टेशियन एक्सिस लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इस बार क्या लिया? ये Q1 Q2 एंड Q3, 3 चार्ज हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, जिसकी पोजीशन कितनी थी? R1 R2 एंड R3 थी, ठीक है। हम फिर से देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका, दैट मीन्स की फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर होगा? अगर मान लिया कि तीनों, दैट मीन्स कि हम मानते हैं यहाँ पे इफ देयर इज 3 चार्जेस, और सभी चार्ज क्या है? ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव,
पॉजिटिव मान लिया, Q1 Q2 Q3 क्या आपके पॉजिटिव हैं, तो ये इस पे फोर्स लगाया किधर लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस साइड में होगा, कोई डाउट इसमें। इसकी बात करें हम, दैट मीन्स कि Q3, अब Q3 भी क्या करेगा, इसको पुश करेगा ना, किधर की तरफ पुश करेगा, इस लाइन में, इस लाइन ऑफ एक्शन में पुश करेगा इसको। यहाँ पे दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 किधर होगा, इस साइड में होगा, कोई डाउट इसमें। अब देखिए, अब इनकी बीच की डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे, पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2 से 1 की तरफ आ रहा है, 2 से 1 की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स कि ये फाइनल है, ये क्या है आपका इनिशियल, तो यहाँ से वेक्टर ये और ये, दैट मीन्स को हम क्या लिखते हैं, दैट R12 लिख सकते हैं ना, या R12 को क्या लिखेंगे, R12 मतलब R1 माइनस R2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसकी बात करें दैट मीन्स कि यहाँ से कहाँ तक फोर्स किधर लग रहा है, 3 से 1 पे लग रहा है, दैट मीन्स कि किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी पोजीशन कितनी R3 और ये कितना है R1, दैट मीन्स कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे लिखो क्या R13, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो R13 क्या होगी, R वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3, ठीक है, कोई डाउट इसमें। ये चार्जेस थी, तो हमने बोला किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस होंगी उनका क्या करेंगे हम, वेक्टर सम करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, ठीक है ना। तो मानते हैं यहाँ पे कि द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ all the charges, vector sum of all the forces force through the charge, किस चार्ज के साथ लगेगा, Q3 और Q2 के साथ लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट मीन्स कि F1 की बात है, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 1, नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, F1 हमने लिखे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे इसको, दैट मीन्स कि वेक्टर सम, तो यहाँ पे लिखोगे F12 प्लस F13, वेक्टर F13। अब F2 और F1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ से देखते हैं यहाँ पे, तो F12 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, और ये कैसे फाइंड करेंगे हम, मेन बात है कि इसको कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था ना, वेक्टर एडिशन का और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, एक था आपका ट्रायंगल, दूसरा था आपका पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा था आपका पॉलीगॉन। एंड देखो, तो पॉलीगॉन लॉ, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ आप देख रहे हो कि दो वेक्टर के टेल एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और एक इधर है एक इधर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऐसे इतने ही साइज का क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल, यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके बराबर क्या करेंगे फिर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। देखिए इधर, तो हम बात करें तो यहाँ पे देखो, अब ये जो होगा दैट मीन्स कि जो इसके जो टेल से यहाँ पे जो जाएगा, ये जाएगा, ये क्या होगा इसका, यही तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। दैट मीन्स कि इस पे जो नेट फोर्स होगी वो कौन होगा, ये F1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, F12 और यहाँ से। तो अगर हम बात करें F12 प्लस वेक्टर F13, अब इसकी बात करें दैट मीन्स कि यहाँ पे K Q1 और कौन सा मॉड Q2 अपॉन डिस्टेंस कौन सी होगी, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, R12 मॉड का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर, ये होगा, ठीक है। F2 की F किस पे, मतलब कि F3 चार्ज 3 पार्टिकल 3 के थ्रू, तो F13 इज इक्वल्स टू K मॉड Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R3 वेक्टर, ठीक है।
अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। समझ गए इतना, वेक्टर सम करना हमें। अब उसके बाद हम बात करते हैं दैट मीन्स कि सपोज करिए इफ देयर इज n number of चार्जेस, अगर क्या है यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो क्या होगा, n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो सपोज करें कि यहाँ पे Q1 और सभी क्या है, ऑल आर पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के फोर्स की बात कर दी तो हम क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस थ्रू द चार्ज। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि अब इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दैट मीन्स कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, दैट मीन्स कि हमने ये देखा और उनका जो इंडिविजुअल फोर्स था, उन दोनों के बीच का जो इंडिविजुअल किसी भी चार्ज पार्टिकल के जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे किसी तीसरे या किसी चौथे के आने से। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरी कहानी क्या किसकी थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हुआ कुछ? आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने देखा कि दैट मीन्स कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और कि अगर मान लो कि मोर देन 2 चार्जेस हो गए तो उनकी फोर्स की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने देखा ना कि क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे चार्जेस के थ्रू जो फोर्स है उनका हम वेक्टर सम करेंगे। इस फिनोमेना को हमने क्या बोला, इस फिनोमेना को हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही हैं तो मैं ट्राई करता हूँ आपको और बेस्ट वे में आपको टीच करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए एंड जो भी चीज़ें होंगी आप प्लीज़ उसको, एंड जो भी कुछ क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट में आप उसको लिख सकते हो, बता सकते हो कि ताकि मैं या किसी भी जो भी पॉइंट्स जो मिस हो जा रहे हैं उनको आप उसमें बता सकते हो, ताकि हम उसको अगले लेक्चर में उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड गुड लक।